हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। यह सेट आपको सुबह में यह सेट आपको शाम में आपको 5 बजे दिया जाता है, ये याद रखिएगा। और सुबह में जो आपको बीपीएससी का सेट दिया जाता है सुबह में आपको 6 बजे। तो ये दोनों सेट को पर डे आपको 2 सेट मिलेगा। तो ये सुबह में 6 बजे और शाम में 5 बजे देखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के इसमें कुल 25 सेट दिए गए हैं। इसमें 1 से लेकर 40 तक आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है और 41 से 120 तक आपका जीके जीएस का प्रश्न दिया गया है। चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि ध्वनि तरंगों के परिवर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है। तो ध्वनि तरंगों के परिवर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है। तो इससे कहा जाता है प्रतिध्वनि। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम 17 मीटर की दूरी होना आवश्यक होता है। इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो मानव शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला एकमात्र हार्मोन इंसुलिन है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हैलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो हैलिटोसिस को आमतौर पर देखा जाए तो सांस की दुर्गंध होता है। ऑप्शन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा। एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के चिकित्सीय कानूनी मुडको लागत का नाम क्या है। तो एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानून का नाम क्या है। तो इसका नाम रखा गया है ऑटोप्सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो संवेग बराबर जानते हैं कि मास गुने वेग दीजिएगा, मास गुने वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 4 हो जाएगा। द्रव्यमान गुने वेग को संवेग कहा जाता है। निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है दोस्तों। तो सबसे अम्लीय देखा जाए तो जिसका पीएच मान सबसे कम होगा वो सबसे अम्लीय होगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि पीएच मान 0 वाले घोल सबसे अम्लीय है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीएच मान जिसका 0 होगा वो सबसे अम्लीय होगा। देखा जाए तो 0 से लेकर के 14 तक जाता है, जिसमें 7 उदासीन माना जाता है। 0 से 7 तक अम्लीय और 7 से उसके बाद 14 तक क्षारीय माना जाता है। 0 से 6 तक देखा जाए तो अम्लीय और 7 उदासीन होता है और 8 से 14 तक क्षारीय माना जाता है। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन बिजली के कुचालक है। तो बताना है कि बिजली के कुचालक कौन होगा। तो यहाँ पे आपका दिया गया राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो माइका और क्वार्टज, धातु और रबड़, धातु और माइका। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर माइका और क्वार्टज। माइका क्वार्टज यह विद्युत का यहाँ पे कुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि एक केवल। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइका अवरक को बोलते हैं, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बादलों का सफ़ेद रंग होता है किसके कारण दिखाई देता है। तो बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है। तो यह आपका हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। तो पराध्वनि उत्पन्न करने के लिए पार्पोसेम यह पराध्वनि उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें। तो सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में होगा। तो सूर्य सभी लोग जानते हैं कि दिन में उगते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 केवल दिन में होगा। प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ पे। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। रोग उत्पन्न करने वाले सबसे छोटा कारक बना होता है। तो रोग उत्पन्न करने वाला सबसे छोटा कारक किसका बना होता है। तो यह आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ प्रोटीन का बना होता है। रोग उत्पन्न करने वाला सबसे छोटा कारक बना होता है वो प्रोटीन का बना होता है। सभी जीव जंतु का लगभग 98% द्रव्यमान में होता है। तो क्या होता है। तो 6 तत्व होते हैं। कितने तत्व। 6 तत्व। देखा जाए तो कार्बन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, O2 हो गया, कैल्शियम हो गया और आपका फास्फोरस हो जाएगा। तो ये 6 तत्व होंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि गेंग और फ्लक्स मिलकर क्या बनाता है। तो गेंग और फ्लक्स मिलकर के ये क्या बनाता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए स्लैग बनाता है। गैंग और फ्लक्स मिलकर स्लैग बनाता है। कुछ जंतुओं का रुधिर नीला होता है क्योंकि उसमें क्या होते हैं, तो जिस जंतुओं का रुधिर नीला होता है उसमें जो है हीमोसाइनिन होता है। हीमोसाइनिन के कारण जंतुओं का रुधिर नीला होता है। ऑक्टोपस का रंग नीला होता है, याद रखिएगा। मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए ऑप्टियोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ऑप्टियोमीटर का उपयोग जो है मानव मानचित्रों पर दूरियों मापने के लिए करते हैं। तारों में ऊर्जा उत्सर्जन का मुख्य कारण क्या है, तो तारों में ऊर्जा उत्सर्जन का मुख्य कारण हो जाएगा हल्के नाभिकों का संलयन। हल्के नाभिकों का संलयन के कारण होता है तारों में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है कि खाने योग्य भाग के संबंध में निम्न में से कौन सा ठीक प्रकार से मेल नहीं खाता है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लीची अंतःफल भित्ति, तो यह संबंध नहीं खाता है। जब खजूर का फल भित्ति खाते हैं, नारियल का भ्रूणपोष, खजूर का फल भित्ति तथा बीजांडसन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर गलत है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग है, तो न्यूटन के अनुसार देखा जाए तो न्यूटन ने बताया कि प्रकाश का वेग जो है वायु की अपेक्षा जल में अधिक चलती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ आइस है, तो आइस क्या है, तो देखा जाए तो आइस जो है एक पारदर्शक हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। बर्फ को जो जैसे ही जम जाता है तो देखते हैं कि आर पार इस तरफ से उस तरफ दिखाई देता है, तो आप पारदर्शक हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि बढ़ती हुई हृदय दर को क्या कहते हैं, तो जैसे ही बढ़ी हुई हृदय दर को क्या कहते हैं, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया को जो है हृदय दर को बढ़ती हुई हृदय दर को कहते हैं टेकीकार्डिया। समांगीकरण क्या है, तो समांगीकरण उससे कहा जाता है जो दूध में उपस्थित वसा को छोटे छोटे कणों में बांटता है, उसी को समांगीकरण कहा जाता है। रेगिस्तान पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ कौन सी होती है, तो रेगिस्तान पौधे की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है दोस्तों, तो इससे क्या कहा जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्यूटिन कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया कि अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो अवतल लेंस में सभी लोग जानते हैं कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एफ व ध्रुव के मध्य छोटा होता है। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है हमेशा, तो आपका इसका राइट आंसर होगा, तो एफ व ध्रुव के मध्य होता है, आभासी होता है और सीधा होता है, यानी कि एक 3 आपका इसका राइट आंसर होगा कि अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा जो होता है एफ और ध्रुव के मध्य होता है, छोटा भी होता है, आभासी भी होता है और सीधा भी होता है, तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर सभी सही है। प्रखनली में पानी शीघ्रता से गर्म होगा, यदि प्रखनली को गर्म किया जाएगा कब तक, तो प्रखनली में पानी शीघ्रता से गर्म होगा जब हम लोग प्रखनली को जो है तली से गर्म करेंगे, ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। एक उड़ता हवाई जहाज दिखलाई देता है, एक उड़ता हवाई जहाज जहाँ दिखलाई देता है वो क्या होता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक स्थिति से ऊंचा होता है। वास्तविक स्थिति से देखा जाए तो वह ऊंचा दिखाई देता है। रक्ताल्पा है एक क्या, तो रक्ताल्पा देखा जाए तो यह एक प्रकार की जो है अल्पता रोग है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संसार का सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, तो संसार का सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है यह यूकेलिप्टस है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न से सत्य कथन है, तो यहाँ पे बताना है कि निम्न से कौन सा सत्य कथन है, तो आयोडीन क्या है, ठोस, सभी लोग जानते हैं कि आयोडीन ठोस है, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फंक ने किसका आविष्कार किया था, तो फंक ने जो है यह सभी लोग जानते हैं कि विटामिन का खोज फंक ने किया था, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है यह एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। एस चंद्रशेखर ने जो है ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। खाने को काटते और फाड़ते समय हमें किस दांत का उपयोग करते हैं, तो खाने को काटते और फाड़ने के लिए जो है हम लोग जो किस दांत का प्रयोग करते हैं, तो कृंतक और रत्नक। काटने के लिए कृंतक और फाड़ने के लिए रत्नक, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन गलत है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी अयस्क खनिज होते हैं, यह गलत है, सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं, जबकि सभी खनिज अयस्क होते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं भी सही है, सभी अयस्क खनिज
सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं और सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। जबकि सी कहता है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, तो ये गलत है। सभी अयस्क जो है खनिज नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सी दवा गिद्धों के समष्टि में के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। तो आपका इसका राइट आंसर गिद्धों के ह्रास के लिए जो है डाइक्लोफेनॉक सोडियम जो है ये गिद्धों के समष्टि ह्रास के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वायु का कौन सा घटक जलने में सहायक होता है। तो जलने में सहायक कौन करता है, तो सभी लोग जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन के कोई भी वस्तु नहीं जल पाता। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुस्ती क्या है। तो सुस्ती के बारे में देखा जाए तो यह जो है पशु निंद्रा है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 1912 में जो बिहार में 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, दोनों याद रखिएगा। 1912 में 10 जोड़ दीजिएगा तो 1922 में। तो 1912 में जो कहाँ हुआ था, तो पटना के बांकीपुर में हुआ था। पटना के बांकीपुर में। 1922 में जो है गया में हुआ था। गया में हुआ था 1922 में, जिसके अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किए थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था। तो गांधी जी ने जो है जब 9 फरवरी 1915 को जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, उसके बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन गए थे। उसके बाद जो है देखा जाए तो 1917 में जो है इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किए थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। अगर पूछा जाए कि गांधी जी का भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह तो 1917 का था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। जो नील की खेती के लिए नील की खेती के लिए जो है किसानों का एक सत्याग्रह था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अय्यर बांध कहाँ बनाया गया था। तो अय्यर बांध जो है आपका बनाया गया है तो दामोदर नदी पर। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। मगध की राजधानी कहाँ थी। तो मगध की राजधानी जो है ये आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 6 राजगीर था। जिसे को गिरिब्रज भी कहा जाता है। भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम कौन सा है। तो भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम जो है यह कोसी नदी घाटी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तर भारत में बहुत अधिक बाढ़ लाने के कारण इसे नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये नदी जो है मार्ग बदलने में बहुत विख्यात है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत के शिखर के समूह का चयन उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में कीजिए। तो आरोही क्रम में करना है। तो चलिए इसको सबसे पहले क्या हो जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे अनाई मुड्डी, डोडा बेटा, गुरु शिखर, इसका आपका हो जाएगा राइट आंसर 4 हो जाएगा। यानी कि 4। अनाई मुड्डी के देखा जाए ऊंचाई के बारे में तो अनाई मुड्डी का ऊंचाई कितना है तो 2695 है। 2695। उसके बाद डोडा बेटा का देखा जाए तो 2637 मीटर है। सभी मीटर में है 2637 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई देखा जाए तो यह 1722 है। 1722 मीटर। और महेंद्रगिरी की ऊंचाई देखा जाए तो यह आपका 1645 मीटर है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कालक्रमानुसार पहला है। तो पहला इसमें से कौन हो जाएगा। तो देखा जाए तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो कब किया गया था तो यह 1828 में किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है यह कब किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा तो 1873 में किया गया था। आर्य समाज की स्थापना देखा जाए तो कब किया गया था यह दयानंद सरस्वती के द्वारा तो 1875 में किया गया था। और प्रार्थना समाज की स्थापना जो किसने किया था तो यह जो है विवेकानंद ने किया था। प्रार्थना समाज यहाँ पे हो जाएगा। इसको कन्फर्म याद नहीं दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में होता। आप लोग कमेंट बताइएगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से किस मुगल शासक ने सबसे लंबे समय तक भारत का शासन किया था। तो सबसे लंबे समय तो सभी लोग जानते हैं कि भारत पर शासन जो किसने किया था तो अकबर। अकबर जो था ये 49 वर्षों तक भारत पर शासन किया था। एक और जो है औरंगजेब और अकबर जो दोनों ने जो है 49 वर्ष तक भारत पर शासन किया था। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी। अकबर जो शासन पर कब बैठा था तो 1556 में बैठा था। और इसकी मृत्यु कब हुआ था तो 1605 में हुआ था। ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न इनमें से
किसने जो है पूरा योजना का सुझाव दिया था? तो पूरा योजना के बारे में देखा जाए दोस्तों तो इसका सुझाव जो है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था। लंबाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी देखा जाए लंबाई की दृष्टि से तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी जो है यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है और लंबाई में भी सबसे लंबी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गोदावरी नदी जो महाराष्ट्र से निकलती है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र के त्रिमकेश्वर पहाड़ी से। निम्न में से किसे एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता है? तो एशिया का मरीज के नाम से जो चीन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया का मरीज चीन है, यूरोप का मरीज तुर्की को बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो काला पानी के नाम से जाना जाने वाला कौन सा होगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह भारतीय क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजों के समय काला पानी के नाम से जाना जाता था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो देखा जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता दिया गया था कृषि का विकास किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? न्यूनतम माने सबसे कम है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारतीय राज्य का क्षेत्रफल जो है सबसे कम है। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से जुड़ी हुई है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम का। सिक्किम का जो है चीन, नेपाल और भूटान की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चाबहार बंदरगाह जो है यह आपका कहाँ स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ईरान में। ईरान में जो है चाबहार बंदरगाह स्थित है, चाबहार बंदरगाह। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है? तो पोलो खेल का उद्गम किससे माना जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर को। मणिपुर को जो है भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि डैश स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? तो सभी लोग जानते हैं कि ग्रैंड ओल्ड लेडी आप लोग नहीं जानते हैं, तो आप लोग ये जानते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन सभी लोग जानते होंगे कि दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाएगा तो अरुणा आसफ अली, याद रखिएगा। किसको? अरुणा आसफ अली को जो है ग्रैंड ओल्ड लेडी मैन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से है? तो निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का जो संबंध असम राज्य से नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो नट पूजा है, चोगली है, बिहू भी है, जबकि काठी जो है यह असम का नहीं है, ये MP का है। कहाँ का? MP का है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स कि माउंट एवरेस्ट नामक किसके नाम पर रखा गया है? तो माउंट एवरेस्ट का नाम जो देखा जाए तो ये किसके नाम पर रखा गया है? तो भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है। भारत के एक महासर्वेक्षक थे, उसी के नाम पर जो है माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है। जनमत है, तो जनमत क्या है? तो यहाँ पे देखा जाए तो जनमत जो है ये संपूर्ण राज्य के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित राय है। संपूर्ण राज्य के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित एक राय है जनमत। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र को सख्त बनाने की क्या चुनौती नहीं है? तो लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए क्या चुनौती नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा जाति प्रथा का उन्मूलन जो है यह सशक्त बनाने की चुनौती नहीं है। जबकि जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार करना, सत्ता पर धनी एवं प्रभुत्व वाले व्यक्तियों के प्रभाव को कम करना और लोकतंत्रात्मक शासन की संस्थाओं को प्रणाली को सुधार करना यह है, जबकि जाति प्रथा का उन्मूलन नहीं है। भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है? तो देखा जाए तो भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है? तो व्यापार, पूंजी, वित्त, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय और विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक और सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना। तो ये सभी जो है आपके यहाँ पे भूमंडलीकरण का अर्थ है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्यापार, पूंजी, वित्त, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना, ये जो है भूमंडलीकरण का अर्थ होता है। उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? तो उदारीकरण कहने का अर्थ होता है, इसका मुख्य अर्थ देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर होगा निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता एवं नियंत्रण की नीति का अनुसरण करना।
निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों को स्वतंत्रता एवं अनियंत्रण की नीति का अनुसरण करना जो है यह उदारीकरण का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें क्या होता है, तो निजीकरण उस प्रक्रिया को कहा जाता है निजी के क्षेत्र को विकास प्रक्रिया में अधिक महत्व दिया जाता है एवं उन्हें मजबूत बनाया जाता है और सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों को बेचा जाता है एवं निजी क्षेत्र के हाथों में प्रतिबंध हस्तांतरित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि क्लासिकल रोजगार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो क्लासिकल रोजगार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो आपका इसका राइट आंसर होगा एडम स्मिथ और रिकार्डो। एडम स्मिथ और रिकार्डो के द्वारा जो है ये जो क्लासिकल रोजगार सिद्धांत के प्रतिपादक थे। मजदूरी में कटौती द्वारा रोजगार में वृद्धि की जा सकती है, यह कथन किसका है। तो मजदूरी में कटौती करके जो रोजगार में वृद्धि की जा सकती है, यह कथन किसका था, तो पिगू द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, पिगू ने कथन दिया था। ऐसे श्रमिक जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है उन्हें क्या कहते हैं, तो जिस जो है श्रमिक के पास कृषि योग्य भूमि नहीं होता है उससे जो है हम लोग भूमिहीन श्रमिक कहा जाता है। भूमिहीन श्रमिक के पास कृषि करने योग्य भूमि नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो यहाँ पर जनसंख्या पूछा गया तो सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ होगा, तो ये राजधानी यानी पटना में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर, पटना की जनसंख्या जो सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है कि कृषि श्रमिक से हमारा अभिप्राय क्या है, तो कृषि श्रमिक से हमारा अभिप्राय क्या हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा यानी कि कृषि में कार्य श्रमिक और कृषि संबंध अन्य धंधों में श्रमिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है और जो है बी दोनों हो जाएंगे। बाजार के नियमन का प्रतिपादन किया था, बाजार के नियमन का प्रतिपादन किया था किसने, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जेबिस ने। जेबिस द्वारा जो है ये बाजार के नियमन का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का कारण क्या है, तो बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या का वृद्धि का कारण इसका मुख्य कारण क्या था, तो कृषि का पिछड़ापन और सहायक उद्योग धंधों का अभाव, इसके कारण जो बिहार कृषि श्रमिकों का संख्या में वृद्धि का कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रहा है। तो देखा जाए तो कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक कहाँ रहा था, तो यह आपका रहा था 8वीं योजना में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 में रहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष किया गया, तो स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है यह आपका किया गया था कब, तो 1948 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 1948 में जो है स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किया गया था। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जो है यह जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा और जो है जिनेवा में स्थित है, याद रखिएगा। और मुद्रा कोष कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो मनीला में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है, वह कहाँ है। तो ब्लू माउंटेन पर्वत जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है मिजोरम में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फॉर काउपॉक्स 2 वैक्सीन मैत्री किसने लिखा था, तो इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स 2 वैक्सीन मैत्री किसके द्वारा लिखा गया था, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सज्जन सिंह के द्वारा लिखा गया था। 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC की शपथ किसने लिया, तो 20 मई 2023 को जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के शपथ लेने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आपका इसका राइट आंसर होगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मई 2023 में महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर कौन बनाए गए, तो मई 2023 में जो महाराष्ट्र में जो है स्माइल एम्बेसडर कौन बनाए गए, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। सचिन तेंदुलकर जो है मई 2023 में महाराष्ट्र के स्माइल एम्बेसडर बनाए गए हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि मई 2023 में भारतीय मूल के समीर पांडे किस देश के सिटी ऑफ परमाटा काउंसिल के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं, तो सिटी ऑफ परमाटा काउंसिल के लॉर्ड मेयर किसे चुना गया है, तो समीर पांडे को कहाँ का, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के जो है भारतीय मूल के समीर पांडे जो है यह जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए सिटी ऑफ द परमाटा काउंसिल के लिए लॉर्ड मेयर चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है
कि बीसीसीआई ने IPL 2023 में प्ले ऑफ मैच के मुकाबलों में फेंके जाने वाले प्रत्येक डॉट बॉल पर कितने पौधे लगाने की घोषणा किया था। तो क्वेश्चन था कि बीसीसीआई ने IPL 2023 में प्ले ऑफ मैच के मुकाबले में फेंके जाने वाले प्रत्येक डॉट बॉल पर कितने पौधे लगाने के लिए घोषणा किया था। तो यह घोषणा किया गया था करेक्ट आंसर जगह ऑप्शन नंबर 4 500 पौधे, यानी अगर एक डॉट बॉल फेंकते हैं तो आपको 500 पौधे लगाने की घोषणा किए थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जगह। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित किया गया। तो G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित किया गया। तो यह आयोजित किया गया था श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर जगह। आज का लास्ट प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित NSC और CAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप के खिताब किसने जीता। तो नेपाल राजधानी काठमांडू में आयोजित NSC और CAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब ये किस व्यक्ति ने जीता। तो यह जीता है भारत ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 41 से 120 तक जो है जितने जीके थे सभी को मैंने डिस्कस करा दिया। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर ज्वाइन जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। यह सेट जो है आपको यानी प्लेटफॉर्म का जो है आपको शाम में जो है 5 बजे दिया जाता है, शाम में 5 बजे। और सुबह में जो है एक जो है रंजीत सर का जो है 6 बजे सेट आपको BPSC का टीचर का कराया जा रहा है 6 बजे। तो आप लोग ये दोनों सेट प्रत्येक 2 सेट लगाना ना भूलें ताकि आपकी जो है मजबूती अच्छी हो सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।